औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम या आयन की कैसे डिटरमिन कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर एंड चार्ज। ठीक है, चार्ज ऑन द आयन और एटम का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नंबर से हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने देखा होगा कि एक न्यूट्रल एटम है, इतना आप लोगों को कॉन्सेप्ट होगा कि एक न्यूट्रल एटम है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का हमें जो वैल्यू है वो हमें पेरियोडिक टेबल से मिल सकती है, क्योंकि पेरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन नंबर को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, और ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। मतलब जितने प्रोटॉन्स होंगे एक न्यूट्रल एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो किसी भी एटम या आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटरमिन करने के लिए हम 3 स्टेप्स का यूज करते हैं। पहला है आइडेंटिफाई द न्यूट्रल एटम्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। असल में ये जो 3 स्टेप्स हम पढ़ने जा रहे हैं, ये अगर हमें कोई आयन दिया है और उस आयन की उन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें या डिटरमिन करें, तो उसके लिए हम ये 3 स्टेप्स यूज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला क्या है कि आपने उसका न्यूट्रल एटम देखना है। लेट्स सपोज आपके पास Na+1 है और आपको बोला गया है कि आपने इस आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो पहले आप लोगों ने उसके न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी। तो न्यूट्रल एटम में स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं जो हम पेरियोडिक टेबल से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है कि आपने जो आयन दिया हुआ है उसके ऊपर आप लोगों ने चार्ज देखना है कि उसका चार्ज क्या है। ठीक है, आयंस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। पॉजिटिवली चार्ज आयंस इलेक्ट्रॉन्स के लॉस के बाद बनते हैं और नेगेटिवली चार्ज आयंस इलेक्ट्रॉन्स के गेन के बाद बनते हैं। पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हम कैटायंस बोलते हैं और नेगेटिवली चार्ज आयंस को हम एनायंस बोलते हैं। कैटायंस जिनके इलेक्ट्रॉन्स के लॉस से बनते हैं तो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, और एनायंस जिनके इलेक्ट्रॉन के गेन से बनते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्स मतलब न्यूट्रल एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एनायन में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस किसी भी कैटायन के ऊपर, वो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। कि जो नंबर ऑफ चार्जेस एक पॉजिटिव चार्जेस जो कैटायन पे आएंगे वो किसके बराबर होंगे कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया। जितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा उतने चार्जेस उस आयन के ऊपर अपीयर हो जाएंगे। इसी तरह से एनायन के केस में जितने इलेक्ट्रॉन्स का वो गेन करेगा उतने चार्जेस उस आयन के ऊपर अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमने न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटरमिन कर ली, चार्ज ऑन द आयन भी डिटरमिन कर लिया। अब हमने उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। कैटायंस के लिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो पहले हमने न्यूट्रल एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, और उसके बाद जो न्यूट्रल एटम का आउटर मोस्ट शेल है उसमें से हमने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा देना है। और कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवाने हैं वो किसके बराबर होंगे, इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। जो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जितने उसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स हम न्यूट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल में से रिमूव करवा देंगे, तो हमारे पास कैटायन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। लेट्स सपोज हमारे पास Na+1 है, तो न्यूट्रल सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जो कि 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। ठीक है, इस तरह से हमने इसके 11 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया। अब कैटायन की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है, +1। इट मीन्स कि इसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया हुआ है, तो इसका जो वैलेंस शेल है, जो न्यूट्रल एटम का वैलेंस शेल है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन का हम लॉस करवा देंगे, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देंगे। तो यहाँ पे जब हम न्यूट्रल सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन का रिमूव करवाएंगे तो 3s1 जो आउटर मोस्ट शेल है वो खत्म हो जाएगा, और ये हमारे पास किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी, Na+1 आयन की। ठीक है, इसी तरह से एन आयन के लिए आपने न्यूट्रल एटम से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करनी है, और जो वैलेंस शेल है एन आयन के केस में जो वैलेंस शेल होता है उसमें आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा देना होता है, क्योंकि कैटायन एन आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के गेन के बाद बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करवाएंगे तो वो कितने करवाएंगे, इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्जेस। जितने उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं उतने आप इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर शेल में ऐड करवा देंगे। जैसे Cl नेगेटिव के लिए पहले आप क्लोरीन न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। न्यूट्रल एटम में 17 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं जो आपको पेरियोडिक टेबल से पता चल जाएंगे, और उसके आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3s2 एंड 3p5। ठीक है, जब हम क्लोराइड आयन बनाते हैं तो इसके मीन्स -1 चार्ज है, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया हुआ है, तो हम इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा देंगे। पहले इसके पास 3p5 थे,
जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl नेगेटिव आयन बनाया तो अब इसके पास 3p6 हो गए, मींस इसका आउटर शेल कंप्लीट हो गया विद 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई, नेगेटिव चार्ज फ्लोराइड आयन की। तो दीज वर द स्टेप्स जो कि हम यूज करते हैं कैटायंस और एनायंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटरमिन करने के लिए। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब हम जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं वो इस तरह से अरेंज करते हैं कि जो जब हम इलेक्ट्रॉन्स को उसमें पुट कर रहे हों तो उनकी जो आपस की रिपल्शन है वो मिनिमाइज हो सके। जो इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो इस वजह से होती है कि दो इलेक्ट्रॉन जब हम सेम ऑर्बिटल में पुट करते हैं तो उनके ऊपर सेम आइडेंटिकल चार्जेस होने की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो उस रिपल्शन की वजह से हम उनको क्या करते हैं, सेपरेट ऑर्बिटल्स में ऑक्यूपाई करवा देते हैं विद सेम स्पिन। जैसे हमारे पास दो ऑर्बिटल्स हैं px और py, तो हम इनको सेम स्पिन के साथ, ये भी क्लॉकवाइज स्पिन के साथ है, ये भी क्लॉकवाइज स्पिन के साथ है, और हमने इनको सेपरेट ऑर्बिटल्स में पुट किया है इंस्टेड ऑफ कि हम दोनों ऑर्बिटल्स सेम स्पिन के साथ एक ही ऑर्बिटल में px में डाल दें, जिसकी वजह से ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपल्शन की वजह से इनकी एनर्जी हाई हो जाती है और एटम अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से ऑर्बिटल एनर्जी है। ऑर्बिटल एनर्जी के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि जो ऑर्बिटल की एनर्जी है वो डिपेंड करती है ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, कि जितना ऑर्बिटल डिस्टेंस से न्यूक्लियस से दूर होगा इतनी उसकी एनर्जी हाई होगी और इतनी ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा। ऑर्बिटल्स विद लोअर एनर्जी आर फिल्ड फर्स्ट। अब वो कह रहे हैं कि लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को हम पहले फिल करते हैं, मीन्स के लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स मीन्स के जो न्यूक्लियस के करीब होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के वो ऑर्बिटल जो न्यूक्लियस के करीब होंगे उनकी एनर्जी कम होगी, उनको हम पहले फिल करेंगे एंड देन वी विल मूव टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स दैट आर प्रेजेंट फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसके अलावा स्पिन पेयरिंग रिपल्शन है। स्पिन पेयरिंग रिपल्शन मीन्स कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को सेम स्पिन के साथ एक ही ऑर्बिटल में फिल करते हैं तो सेम स्पिन की वजह से भी वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिनकी सिमिलर स्पिन होती है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पिन पेयर रिपल्शन बोलते हैं। Electrons, however, occupy separate orbitals in the same subshell to minimize this repulsion and have their spin same। इस वजह से हम ऑर्बिटल्स शेल्स के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स के सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं और उन ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन्स को सेम स्पिन के साथ सेपरेट फिल करते हैं ताकि उनकी जो स्पिन पेयर रिपल्शन है या स्पिन पेयरिंग रिपल्शन है वो मिनिमाइज हो सके। तो इस तरह से भी हम इसको, इस वजह से भी हम इनको सेम स्पिन के साथ डिफरेंट ऑर्बिटल्स में पुट करते हैं। अब हमारे पास ये एक कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज है 2.5 जो कि पेज नंबर 27 पे है। इसमें उन्होंने बोला है कि आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है इन एलिमेंट्स की और इसमें आप लोगों ने सारे क्वांटम नंबर्स मेंशन करने हैं। इसमें एक जो है वो मैं आप लोगों को ये सॉल्व कर रही हूँ, बाकी आप लोग को ट्राई करें। कैडमियम जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, इसमें आप लोगों ने इस तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है और हर क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर आप लोगों ने हर इलेक्ट्रॉन के लिए इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो पहले आप लोगों के लिए इस तरह से ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर मैंने हर ऑर्बिटल को इस तरह से अलग अलग मेंशन किया है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2s2, 2px में 2py, 2pz। ठीक है, ये जो तीनों इसके ऑर्बिटल्स हैं या फिर ओरिएंटेशन है मैंने अलग से मेंशन की हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी तीनों ओरिएंटेशन मेंशन की हैं और जो d का ऑर्बिटल है वो सिर्फ एक ओरिएंटेशन dxy यूज हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने जस्ट dxy ही मेंशन किया है। अब इसमें n वैल्यू अगर हम देखें तो n 1s2 के लिए जो n वैल्यू होगी वो क्या है, 1। ठीक है, यहाँ पे जो 1 2 मेंशन हुए हैं ये किसको शो करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को शो करते हैं। तो 1s2 में n वैल्यू क्या है, 1। 2s2 में n के लिए 2, 2px, 2py, 2pz सेम n वैल्यू है 2 2 और 3s2 के लिए n वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है। 3px, 3py, 3pz इन तीनों में n वैल्यू सेम है। 4s2 में n वैल्यू 4 एंड 3dxy में n वैल्यू 3। ठीक है, L अगर हम देखें एजीमुथल क्वांटम नंबर तो s के लिए L वैल्यू 0 होती है,
P के लिए L के लिए, S के लिए L वैल्यू 0, P के लिए 1, D के लिए 2। अब ये वैल्यूज़ माइंड में रखते हुए हम इनकी L वैल्यूज़ असाइन करेंगे। L वैल्यू चूँकि ये कौन सा सब शेल है, S सब शेल है, तो उसके लिए 0। ये भी S सब शेल है तो L वैल्यू क्या होगी 0। P सब शेल है तो L वैल्यू 1, ये भी P सब शेल है, L वैल्यू 1, P सब शेल L वैल्यू 1। ठीक है, P सब शेल के लिए L वैल्यू सेम रहती है। S के लिए L वैल्यू 0, फिर अगेन P आ गए हैं तो तीनों P's के लिए L वैल्यू 1 होगी, S के लिए 0 और D के लिए L वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, तो D के लिए L वैल्यू हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। ठीक है, अब हमने क्या देखना है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि हमें ओरिएंटेशंस के बारे में वैल्यूज देता है, ओरिएंटेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो m वैल्यू अगर हम s ऑर्बिटल के लिए देखें तो इसके लिए इसकी एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है जो कि क्योंकि ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल है और m वैल्यू s के लिए क्या होती है 0। ये भी s सब शेल है तो s की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब px, py और pz, m के लिए हमारे पास l वैल्यू कितनी होती है 3 होती हैं। ठीक है, हमारे पास जो m है वो किसके इक्वल होता है प्लस माइनस l के। ठीक है, तो P के लिए जो हमारे पास L है वो किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। इसका मतलब इसकी m वैल्यू प्लस माइनस 1 तक जाएगी। ठीक है, 0 टू प्लस माइनस 1 जाएगी। तो एक इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, एक हो जाएगी 0 और एक हो जाएगी +1। तो -1 हम ले लेंगे Px के लिए, ठीक है, 0 हम ले लेंगे Py के लिए और +1 हम ले लेंगे Pz के लिए। ठीक है, तो ये आप लोगों की ओरिएंटेशन है। -1 हम किसके लिए ले लेंगे Px के लिए, Py के लिए 0 और Pz के लिए क्या हो जाएगी +1 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से 3s2 के लिए जो हमारे पास m वैल्यू है वो 0, px, py, pz की भी हम देख चुके हैं, वो पुट करेंगे और ये क्या हो जाएगा s के लिए s वैल्यू क्या हो जाएगी s के लिए m वैल्यू 0। और इसी तरह dxy, d के लिए जो हमारे पास l वैल्यू है, l वैल्यू d के लिए क्या होती है 2, तो इसकी जो m वैल्यूज हैं वो 0 से +-2 तक जाएंगी, मीन्स के +2 सो +1 0 -1 एंड -2। ठीक है, ये 5 ओरिएंटेशन पॉसिबल है। फिलहाल सिर्फ हमारे पास एक ओरिएंटेशन है तो इसके लिए इसमें जो एक्स वाई की वैल्यू है वो क्या होगी -2। ठीक है, हम ये वाली वैल्यू जस्ट यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। अब स्पिन क्वांटम नंबर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने पुट किए हुए हैं वो उनके लिए स्पिन क्वांटम नंबर चेंज है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर +½ होगा, दूसरे के लिए -½ इसी तरह यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं +½ -½ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं +½ -½ तो इस तरह से आप लोगों ने इनके स्पिन क्वांटम नंबर्स मेंशन करने हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का n वैल्यू दोनों की 1 1 है, यहाँ पे l वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन्स की 0 0 है, m वैल्यू दोनों की 0 0 है, लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर्स हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज होता है, एक का +1 और दूसरा एक का +½ और दूसरे का -½ और चूंकि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो आप लोगों ने यहाँ पे जस्ट एक स्पिन मेंशन करनी है जो कि +½ होगी। सही है, तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जिसमें आप लोगों ने हर इलेक्ट्रॉन की जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हैं, हर इलेक्ट्रॉन के जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं वो आप लोगों ने रिप्रेजेंट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आज की वीडियो में हमने टॉपिक पढ़ा है कि हम किसी भी आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। तो इस सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज में Na+1 जो कि हम एग्जांपल में डिस्कस कर चुके हैं, Cl-1 ये भी हम एग्जांपल में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद Ca+2 की आ जाता है। Ca+2 में आप लोगों ने, क्योंकि ये कैट आयन है और जितना इसका मैग्नीट्यूड होता है उतनी ही इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा। आउटर मोस्ट शेल में से हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को ख़त्म करवा देंगे। ये न्यूट्रल Ca की कॉन्फ़िगरेशन है और ये Ca+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो इसमें जो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें से हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा देंगे तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी बन जाएगी, Ca+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गए होंगे कि किस तरह से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटरमिन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में है। इसको भी हम प्रीवियसली जब हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्कस किया था तो वहाँ भी हम देख चुके हैं कि शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स क्या क्या होती हैं। एक और बार हम इसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन के साथ देखते हैं कि आप उनकी शेप्स को ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इन्होंने ऑर्बिटल को यहाँ डिफाइन किया है। ऑर्बिटल वो रीजन है जहाँ पे हमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के मिलने के। ठीक है, ऑर्बिट के मुकाबले में ऑर्बिटल की टर्म को इंट्रोड्यूस कराया गया था। ऑर्बिटल्स वो रीजन्स होती हैं जहाँ पे चांसेस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास
मैक्सिमम होते हैं। डिफरेंट ऑर्बिटल्स की डिफरेंट शेप्स होती हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में। p ऑर्बिटल्स के 2 लोब्स होते हैं, d ऑर्बिटल्स के 4 लोब्स होते हैं एक्सेप्ट d z स्क्वायर, और s ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, p ऑर्बिटल डम्बेल शेप है, d ऑर्बिटल फ्लावर लीफ शेप है, f ऑर्बिटल की शेप कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारों की शेप्स ड्रॉ हुई हैं। जो s ऑर्बिटल है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, मीन्स के ओरिजिन के, आप इसको बोल सकते हो कि ओरिजिन पे मौजूद होता है, एक्स वाई प्लेन का इसमें किसी किस्म की कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। तो ये ओरिजिन पे इस तरह से स्फेरिकल फॉर्म में मौजूद होता है, तो इसकी एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है जो कि ओरिजिन पे है। इस तरह अगर हम पी की जो ओरिएंटेशन है वो 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं, तो इसकी पी एक्स, पी वाई एंड पी जी। अगर हम इसको एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करें तो पी एक्स, वाई एक्सिस पे ड्रॉ करें तो पी वाई, और इस तरह से जी एक्सिस पे ड्रॉ करें तो पी जी। और इसके कितने लोब्स होते हैं? 2 लोब्स होते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि इसकी क्या शेप है? डम्बल शेप है। इसी तरह से जो डी ऑर्बिटल है उसकी हमारे पास 5 ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं, डी एक्स वाई। इनको एक्स, इसमें हमारे पास ये एक्सेस क्या है? एक्स और वाई हैं। जब हम इनको एक्स और वाई एक्सेस के बीच में इसके लोब इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो ये क्या कहलाता है? डी एक्स वाई कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से जी और वाई और जी है, डी वाई जी, इसमें हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास वाई और डी एक्सेस हैं और इनके दरमियान में हम इस तरह से इनके लॉब्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस तरह से डी एक्स डी, ये एक्स एक्सिस, ये जी एक्सिस, तो इनमें हम इन दोनों एक्सिस के दरमियान में इस तरह से लॉब्स ड्रॉ करते हैं। लेकिन जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है उसमें एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे जो हम एक्सिस हैं उनके ऊपर इस तरह से इनके लॉब्स ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर में इसके ऊपर हम वाई के ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर हम लॉब ड्रॉ करेंगे, जो इसका क्या कहलाएगा? वाई स्क्वायर कहलाएगा। तो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की रिप्रेजेंटेशन है। ये हमारे पास डी जी स्क्वायर है। हमने बोला था कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनके 4 लॉब्स होते हैं एक्सेप्ट डी जी स्क्वायर, जिसके कितने लॉब्स होते हैं? 2 लॉब्स होते हैं जो कि जी एक्सिस पे मौजूद होते हैं। और यहाँ पे एक इसकी नेक शेप यहाँ पे एक सर्कुलर एरिया मौजूद होता है जहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। फ्री रेडिकल एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो एटम्स और मॉलिक्यूल जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो अकेला मौजूद हो, उसके मुकाबले में उसका जोड़ा बनाने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन मौजूद ना हो, वो वाली स्पीशीज क्या कहलाती हैं? फ्री रेडिकल्स कहलाती हैं। ठीक है, इनके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता, ये हाईली रिएक्टिव होती हैं। हाईली रिएक्टिव होने की वजह से हर वक्त ये एक्टिवेट होती हैं किसी भी स्पीशीज से रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, तो फ्री रेडिकल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स या आयन जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, उनके आउटर मोस्ट शेल में वो क्या कहलाते हैं? फ्री रेडिकल्स कहलाते हैं। एग्जांपल में देखें, क्लोरीन फ्री रेडिकल, मिथिलीन फ्री रेडिकल एंड Br फ्री रेडिकल। और इसके अलावा हाइड्रोजन, जिसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी किसमें आता है? फ्री रेडिकल में आता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।